राइट, चलिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कहाँ तक किया था? मेरे ख्याल से दिस वन, ये वेक्टर प्रोडक्ट का अपने लास्ट कंप्लीट किए थे, ठीक है? इज इट फाइन? तो इसका एक आध एग्जाम्पल भी मैंने करवा के लिया था, तो आई होप सो आप लोगों को ये शायद प्रॉपर्टीज याद हो। ओके, एक आध प्रॉपर्टी मुझे भूल गया था। Now see that, आप लोग को मैंने एक बता के दिया था ना कि एरिया जो है वो हमने क्या डिस्कस किया था? वेक्टर क्वांटिटी है। ऑलराइट, अभी सपोज आपके पास एक पैरेललोग्राम है। ओके, लेट अस से P Q R S, ओके, एंड ये एक वेक्टर है, ऑलराइट, और ये उसका दूसरा वेक्टर है। तो अगर किसी ने आपसे एरिया पूछा, राइट, तो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अगर पूछा, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम A is equal to half of, okay, remember it is PQ bar cross PS bar. Is it okay dear? PQ bar cross PS bar. लेकिन अगर मैग्नीट्यूड पूछा, हेलो, हाँ क्या, गुड इवनिंग, हाँ बोलो मुजम्मिल। ओके, अच्छा, बच्चा मैं मुजम्मिल, मैं लेक्चर ले रहा हूँ अभी। मुझे ना एक 10:30 के बाद कॉल करो ना, या फिर दिन में करो सुबह, ठीक है? या ओके, तो अगर किसी ने आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया पूछा, तो इट इज सिंपली मॉड ऑफ ए बार इज, सॉरी मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, हाफ लिख दिया। इट इज मॉड ऑफ पी क्यू बार क्रॉस पी एस बार। इज इट? लेकिन बाई चांस आप देखो, अगर मैं ये ट्राइंगल बनाता हूं, ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, तो ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा? हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम, दैट मींस हाफ पी क्यू बार डॉट क्यू आर बार या पी एस बार लिख सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम इसी मेथड से ढूंढ सकते हैं, बस सिंपली यहाँ पे क्या करना, 1/2 लिख देना हमको। ऑलराइट डियर, तो जस्ट रिमेंबर दिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला इसी वे से निकालना है। मैग्नीट्यूड पूछा तो जस्ट उसका मॉड्यूलस साइन ले लेना, ठीक है? अभी ये हमारा ना वेक्टर पार्ट पूरा हो गया। उसके बाद ना इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस दिया है, जो कि मैथ्स में और अच्छे से सीखेंगे, राइट? अभी यहां पे ना सर्टेन फॉर्मूलाज जो है वो आपको बरोबर याद रखना है। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है वो ध्यान देना है, उसके सारे फॉर्मूलाज हमको याद रखने हैं। Okay, so now we are going to study new part that is called as differential calculus। अब ये डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है, बेसिकली आप ये समझो, ऑलराइट, कि सपोज आपके पास एक कर्व है,
ये आपका एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस. ओके, ये ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. अभी आप मान के चलो यहां पे एक आपके पास ना कर्व है. ओके, और ये कर्व कुछ ऐसे शेप का सपोज है. इसका इक्वेशन मान के चलिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है. अब इस पे आप दो पॉइंट ले लो, a और एक पॉइंट b ले लो. पॉइंट a एंड पॉइंट b. पॉइंट a की वैल्यू आप मान के चलो क्या है, x कॉमा एफ ऑफ एक्स. x कॉमा y बोलते हैं ना, y के बदले एफ ऑफ एक्स लिखा है. और b की वैल्यू आप ले लो x प्लस एच कॉमा एफ ऑफ एक्स प्लस एच. अब ये आप ज्वाइन करते हो दोनों पॉइंट तो आपको एक कॉर्ड ए भी मिलता है, बरोबर ना. तो अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी, आई एम श्योर आप सबको मालूम है द फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अभी y2 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच. y1 की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, x2 की वैल्यू x प्लस एच माइनस एक्स. एक्स और एक्स कैंसिल, आपको क्या मिला, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच. ठीक है डियर. अभी आप इस कर्व को ये समझो कि अगर मैं ये h की वैल्यू छोटा करते जाऊं, जस्ट इमेजिन, मैं खाली ये कर्व दिखा रहा हूं आपको. ये सपोज आपका कर्व है, ये आपका पॉइंट ए और ये बी ले लो. अब अगर h की वैल्यू को छोटा कर दे तो ये b1 इधर आ जाएगा, बरोबर कि नहीं, a2 b1. अगर h को और भी छोटा कर दो तो ये b इधर आ जाएगा. इज इट क्लियर. अब h को और स्मॉल करते जाओ, फाइनली h की वैल्यू इतनी स्मॉल हो जाए कि a और b आपको क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू b हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू. यानी ये जो कॉर्ड है इट टेंड्स टू बिकम द टेंजेंट. यानी जो कॉर्ड है आप धीरे धीरे देखो इसका स्लोप किधर होते जा रहा है, टेंजेंट को पैरेलल होते जा रहा है. यानी एक स्टेज ऐसा आएगा h की वैल्यू इतनी स्मॉल हो जाएगी कि कॉर्ड का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, सेम. ये पॉइंट समझ में आ रहा है मैंने जो बोला. अगर हम h की वैल्यू कम करते जाए धीरे धीरे तो what will happen, b will become closer and closer to a. The slope of chord will become closer and closer to the slope of tangent. ये समझ में आया पॉइंट बच्चा आप लोगों को? यस सर. ठीक है ना. तो अगर मैं इसको लिमिटिंग वाली वैल्यू अप्लाई करूं तो a will become equal to b and the chord will become nearly equal to the tangent. So नेक्स्ट पेज पे देख लो. अगर लिमिट अप्लाई करते हैं, therefore लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 लिखता हूं, स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h. ये लिमिट अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सेम एज स्लोप ऑफ टेंजेंट. और ये जो चीज है इसी को हम बोलते हैं f डैश x, या इसको आप dy बाई dx भी बोलते हो. ओके, तो इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन कुछ और नहीं है बल्कि उस पर्टिकुलर कर्व का हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है. तो अगर किसी कर्व का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हो तो इनडायरेक्टली आप क्या ढूंढ रहे हो, उस कर्व का जो टेंजेंट है उसकी स्लोप ढूंढते हो. ऑलराइट. तो
ये हमारे को याद रखना है कि डेरिवेटिव असल में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो डेरिवेटिव एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ओके, जो भी कर्व का डेरिवेटिव आप फाइंड आउट कर रहे हो, उस कर्व को जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे वो उस टेंजेंट का स्लोप बताएगा। डेरिवेटिव क्या बताएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएगा। ये एक चीज आपको याद रखनी है। अब डेरिवेटिव करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ती है। अब डेरिवेटिव एक्चुअली में तो हम मैथ्स में पढ़ेंगे, ये तो खाली हमको क्या फिजिक्स में जितनी जरूरत है मैं खाली उतनी ही दे रहा हूं। तो आपको क्या याद रखना है कि कुछ रूल्स है, वो आपको यहां पे हमेशा याद रखना पड़ेगा। ओके, सपोज ये रूल्स है। फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स है, तो आप उससे लिखोगे के डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहां पे के इज अ कांस्टेंट। यानी जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा ना, उसको डेरिवेटिव के बाहर निकाल देते हो, आप सिर्फ फंक्शन की डेरिवेटिव करते हो। देन अगर आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ दो फंक्शन है, लेट अस से f1x प्लस f2x, ओके, f2x, तो आप उसको अलग अलग भी डेरिवेटिव कर सकते हो। डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। ये रूल्स हमको याद रखना। उसी तरह माइनस के लिए भी है, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x minus f2x, it is nothing but d by dx of f1x minus d by dx of f2x। ओके, देन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए भी है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या बोलता है कि d by dx ऑफ f1x इंटू अगर f2x है, इसको मैं u और v करके लिखूं तो ज्यादा आसान लगेगा। तो आई कैन से इट इज f1x d by dx ऑफ f2x प्लस वाइस वर्सा f2x इंटू d by dx ऑफ f1x। ओके, और इसको ना u इंटू वी फॉर्म में भी लिख के देखा था। दैट इज d अपॉन डी एक्स ऑफ, अगर u इंटू वी दिया है तो इट इज u dv अपॉन डी एक्स प्लस v du अपॉन डी एक्स। यानी फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखो, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड को बाहर रखो, फर्स्ट का डेरिवेटिव। पांचवा देख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x अपॉन f2x अगर दिया है तो इसको हम लिखते हैं f2x डी बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस वाइस वर्सा f1x डी बाई डी एक्स ऑफ f2x the whole upon f2x the whole square। लेकिन यहां पे कंडीशन है, डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं हो सकता। दैट इज, अभी ऐसा लिखने में इनकन्वीनियंट होता है ना, देखो u अपॉन v में लिखते हैं, सेम चीज लिख रहा हूं, v du अपॉन dx, u dv upon dx upon v square under the condition v not equals to 0। दोनों एक ही चीज है, खाली दिखने में अलग है। Is it fine here? Then
सिक्स क्या याद रखना आपको कि अगर मैं डी बाय डी टी ऑफ एफ ऑफ एक्स करता हूं, यानी एक्स की डेरिवेटिव टी से कर रहा हूं, तो ये नहीं चलता है। तो इसको ना आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। इज इट क्लियर? ये चीज याद रखना, आप डेरिवेटिव एक्स से ही कर सकते हो। टी की एक्स की डेरिवेटिव एक्स से होगी, एक्स की डेरिवेटिव टी से नहीं होगा। इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, या अलग से एक आपको पैरामीटर मिलेगा। और सेवेंथ है कंपोजिट फंक्शन का। ओके, कंपोजिट फंक्शन क्या बोलता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अगर आपको मिला एक फंक्शन, तो इसका आंसर आप लिखोगे एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स। ये जो अंदर कंपोजिट पार्ट है, फिर से उसकी डेरिवेटिव, दैट मीन्स एफ डैश जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। देखो ये जो लास्ट सेवेंथ लाइन मैंने लिखा है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक्चुअली समझाने में हम लोग को भी तकलीफ बहुत आती है, और कई बच्चे हैं ना 11th में इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन अभी एक चैप्टर आएगा आपको, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। आई होप ये नाम पढ़ा है कि नहीं आप लोग ने मैथ्स में डियर? यस बच्चा लोग, पढ़ा है कि नहीं नाम? यस डियर? No. The which chapter? हाँ, मैथ्स में ना सेट रिलेशन फंक्शन करके एक टॉपिक आएगा, वो आपको पढ़ना है। वो पढ़ोगे तब जाके सातवें का मतलब समझेगा। अदरवाइज ये सिक्स्थ और सेवेंथ, ये दो तुम लोगों को काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी तो मैं समझा दूंगा, प्रॉब्लम सिक्स्थ और सेवेंथ में आएगा। सो व्हाइल यूजिंग, अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से फिजिक्स में आपको ये यूज करने के लिए नहीं है। अगर इनकेस आया तो आई वुड एक्सप्लेन इट ओवर देयर इटसेल्फ। ठीक है डियर? तो मैथ्स में लेकिन हमको करना है। ओके, अभी इसके ना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, ये तो रूल्स है। रूल्स के अलावा कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ डेरिवेटिव्स है, ये बाय हार्ट करके रखना। आपको 11th में मैथ्स में भी काम आएगा, जो ऊपर दिया वो भी है, और बाद में 12th में भी काम आने वाला है। 11th एंड 12th दोनों के लिए है ये। स्टैंडर्ड रिजल्ट में फर्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, दैट इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। द ओनली थिंग, एन की वैल्यू, अच्छा वो इंटीग्रेशन है, ठीक है। एक्स, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ई रेस टू एक्स है तो आंसर ई रेस टू एक्स ही लिखने का। ओके, कंपोजिट भी इन्होंने दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स अगर दिखा तो आंसर लिखने का ए, ये कांस्टेंट, इनटू ई रेस टू ए एक्स। वैसे एक और भी मैं आपको बता दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स के अलावा हमारे पास ए रेस टू एक्स भी आता है। इसका आंसर है ए रेस टू एक्स लॉग ए। ये मेमोराइज करके रखना है बच्चा आप लोगों को, और यहां पे बेस है ना ई मान के चलो। डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, इसका और एक मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ log x to the base e। ओके,
इसका डेरिवेटिव है 1/x। देन d/dx ऑफ sin x का आंसर याद रखो, cos x। d/dx ऑफ cos x का आंसर याद रखना, माइनस sin x। d/dx of tan x is sec square x। d/dx of cot x is minus cosec square x, and d/dx of sec x is sec x into tan x, and d/dx of cosec x is equal to minus cosec x into cot x। एक और याद रखना, अगर कांस्टेंट अकेला है, कुछ भी नहीं है उसके साथ में, तो उसका आंसर 0। ये फिलहाल आपको फिजिक्स में खाली इतने से रूल याद रखने हैं, जैसे डेरिवेटिव में और बहुत सारे हैं। ओके, डेरिवेटिव में अपने को बहुत सारे मिलेंगे। मैं आज खाली ये रूल्स दे रहा हूं ताकि ये बाय हार्ट कर लो आप। अगले लेक्चर में अपन इसका ओरल लेके फिर स्टार्ट करेंगे, इसके ऊपर एग्जांपल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये तो हो गया आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। अभी अगला है इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस in brief, I would like to explain again this, what is integral calculus. सपोज आपके पास एक कर्व है। ओके, ये कर्व लेट अस से y इज इक्वल टू f ऑफ x। आप क्या करो, यहां पे देखिए, इसको बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करो। अब सपोज ये पॉइंट ले लो A, ये पॉइंट ले लो B। ये आप देख लो एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, और इसका विड्थ सबका dx ले लेते हैं, इक्वल विड्थ का dx 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 करके। तो हर एक का आप देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे एरियाज में डिवाइडेड है। ईच लुक्स लाइक व्हाट, अ रेक्टेंगल ना। एंड आई एम श्योर अगर ये हाइट y है, तो ये जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसका एरिया A1 कितना आएगा, y dx। आप लिख सकते हो, है ना, y इंटू dx। उसी तरह दूसरे का एरिया y1, मतलब इसको y1 dx ले लो, इसको y2 dx एंड सो ऑन करते जाओ। तो आपका ना रिक्वायर्ड जो एरिया है वो क्या आएगा। उसी तरह अगर ये y1 ले लो, A2 जो है वो क्या आएगा, y2 dx। A3 जो है वो y3 dx एंड सो ऑन, ऐसे ही करते जाइए। AN
is equal to yn. What is the total area? A1 plus A2 plus so on till plus an तक है. ओके, यानी कि y1 dx, y2 dx plus so on till plus of yn dx, or I can say it is y1 plus y2 plus so on till plus yn into dx कॉमन ले लो. ये जो एडिशन है उसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं. i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक yi, ओके, इंटू dx. ये yi असल में कुछ और नहीं, आपका y है, फंक्शन y. और अगर बॉडी कंटिन्यूअस रहता है, जैसे ये कंटिन्यूअस दिख रहा है ना, अगर कंटिन्यूअस रहेगा तो ये समेशन को हम रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रेशन से. इज इट क्लियर? फॉर कंटिन्यूअस बॉडीज. अगर डिस्क्रीट रहेगा तो ये समेशन, कंटिन्यूअस रहेगा तो इंटीग्रेशन. और y मतलब क्या है आपका f of x. y is nothing but your f of x dx. That means it is nothing but area under the curve. So integration actually gives us what? Area under a given curve. तो डेरिवेटिव हमको क्या देता है? स्लोप ऑफ टैंजेंट देता है. तो इंटीग्रेशन क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व. ऑलराइट डियर, it will give you area under the curve. मैं थोड़ा ब्रीफ में समझाने की कोशिश किया है. आप देख सकते हो कि अगर आपने इसको बहुत ही छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड किया तो इट विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. वो फॉर्मूला मैंने यूज किया सबके लिए. टोटल ऐड किया, ये जो एडिशन दिख रहा है उसको हम समेशन लिखते हैं फॉर डिस्क्रीट. और अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो समेशन के बदले हम क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन साइन. सो दिस इंडिकेट्स दैट इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन गिव्स मी व्हाट? एरिया अंडर द कर्व. तो डेरिवेटिव से आपको क्या मिला? जैसे यहां पे आपने देखा कि डेरिवेटिव क्या दे रहा है? स्लोप ऑफ tangent दे रहा है. If you find the derivative of function, it gives the slope of tangent. In the same fashion, when you integrate a curve, you get the area under the curve. ये इसका geometrical meaning है. Geometrical meaning इसके होते हैं. अब उसके बाद इससे रिलेटेड अगेन बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं. Okay? तो let's see what that formula is. अब यहां पर भी जैसे आपने डेरिवेटिव में फॉर्मूला सिर्फ सीखा था, वैसे यहां पर भी बहुत सारे फॉर्मूला है. लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपके फिजिक्स में बहुत लिमिटेड कंडीशंस दिया हुआ है. सबसे पहले तो स्टैंडर्ड रिजल्ट देख लो. रूल्स. सबसे पहले हम रूल्स पे जाते हैं. पहला रूल ये है, इंटीग्रेशन ऑफ k इनटू अ फंक्शन है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर निकालो और सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करो. दूसरा रूल बोलता है अगर इंटीग्रेशन ऑफ दो फंक्शन करना है आपको और बीच में प्लस साइन है तो आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करो. ठीक है, तो यू कैन राइट देम एज टू इंटीग्रेशंस. वाइस वर्सा ऑल्सो भी चलेगा. यानी कि दो इंटीग्रेशन है तो आप उसको सिंगल भी कर सकते हो. अगर माइनस है तो माइनस कर लो. माइनस.
बाकी तो मुझे लगता नहीं कि और कोई रूल्स आपको दिया रहेगा. ओके. और स्टैंडर्ड रिजल्ट भी कम ही दिया है. एक रूल और आपको देना था. फोर्थ वन, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी अगर पूछा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये होता है जी ऑफ एक्स ए टू बी, यानी कि पहले जी ऑफ बी लिखोगे, बाद में माइनस जी ऑफ, ये भी एक याद रखना. फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स, ये आंसर है एक्स रेज टू एन प्लस वन. मैथ्स में वैसे पढ़ेंगे प्लस सी लिखने को, इधर दिया नहीं है. ओके. देन इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स, आप इसे लिखोगे ln x. ln का मतलब log टू द बेस ही होता है. ओके. इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस x. इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इज इक्वल टू e रेज टू x. आपको खाली इतना ही दिया है तो अपन इतना ही पढ़ेंगे. वैसे मैथ्स में बहुत सारे हैं, अराउंड 30-35 फॉर्मूला ऐसे. बेसिकली देखा जाए तो अपना ये जो फॉर्मूला पार्ट है वो तो हो गया. अब हम लोगों को न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है. ओके. तो इस समय न्यूमेरिकल तो आज ही चालू करना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप लोग है ना फॉर्मूला मेमोराइज कर लो. या स्टूडेंट्स, आई एल एबल टू, सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. देखो, पढ़ाने के लिए तो मैं आज ही सोच रहा था न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दो, लेकिन एक तो आज कई जगह लाइट नहीं है तो कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मतलब वो वाईफाई का कनेक्शंस का कुछ इश्यू है. और दूसरा कि ये जो फॉर्मूला मैंने आज लिख के दिया आप लोग को, आई वांट यू पीपल टू फर्स्ट मेमोराइज इट. 5-5 बार लिख के मुझे होमवर्क के तौर पे सबमिट करो. ओके. और नेक्स्ट लेक्चर में Yes, हम sir. सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे. इज इट फाइन डियर? Yes. Yes. ये आप सब लोगों को कितनी बार लिखना है? 5 times. 5 times. यस, 5 टाइम्स लिख के होमवर्क सबमिट करना है. राइट. Yes, sir. और होमवर्क है ना ग्रुप में मत डाला करो, कंफ्यूजन होता है किसने दिया किसने नहीं दिया. इंडिविजुअली मेंशन भेज दो. सर PDF भेजेंगे. हाँ, पीडीएफ बना के एक ही सिंगल वो इमेज खींच के ना 4-4 5-5 पेज में मत भेजो, नहीं तो सिंगल फाइल भेजो. पीडीएफ में ना सिंगल फाइल बनाओ और एक ही सिंगल फाइल में सारे होमवर्क को अटैच करके भेज दो. ओके डियर? Yes. Yes, sir. हाँ, नहीं तो फिर क्या वो चेक करने में इश्यू आती है मुझे. ठीक है, आई स्टॉप द लेक्चर हियर. मैं आप लोगों को ये नोट सेंड कर दे रहा हूँ.